मुझे रुकना नहीं है, मुझे भागते ही रहना है। अगर मैं रुक गई तो शायद फिर कभी नहीं पहुंच पाऊंगी और ना ही बच पाऊंगी। फिर सोनम जैसे तैसे आगे बढ़ी कि तभी अचानक जमीन पर एक सिक्का चमकता हुआ दिखाई दिया। ये कैसा सिक्का है? इतने घने जंगल में ये कैसे पड़ा है? और चलो इसे उठाकर देखती हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है। सोनम ने जैसे ही सिक्का उठाया, अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और उसी रोशनी के बीच वहाँ एक परी प्रकट हो गई। ये क्या? आप यहाँ कैसे? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घबराओ मत सोनम, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आई हूँ। इस वक्त तुम्हारी जान बहुत बड़े खतरे में है। इतने घने जंगल में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। नहीं, मंदिर में मेरा प्रेमी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं दुल्हन के कपड़ों में उसी से शादी करने जा रही थी, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है और वे मुझे जान से मारना चाहता है। मेरी बात मानो, वापस मत जाओ। जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तुम्हारा इंतजार मौत कर रही है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा, रुको, अभी मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। तभी अचानक तेज रोशनी हुई और परी के हाथ में एक जादुई शीशा आ गया। शीशे के अंदर एक राजा बेचैनी से अपने कक्ष में टहल रहा था। उनकी आंखों में चिंता और चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सोनम और ज्यादा घबरा गई। ये कौन है? ये तो कोई महाराज लग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें मुझे क्यों दिखा रही हैं? मुझे तो अपने प्रेमी के पास जाना है। यही तुम्हारे दुश्मन भी हैं और यही तुम्हारा रक्षक भी। ये आप क्या कह रही हैं? कोई एक इंसान मेरा दुश्मन और मेरा रक्षक दोनों कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में तेज रोशनी फैली और सामने अचानक एक रास्ता प्रकट हो गया। अगर तुम आगे की सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें इस रास्ते पर चलना होगा। बाकी की बातें मैं यहाँ नहीं कह सकती। मेरा दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन इस वक्त मेरी अपनी पहचान जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर सोनम उस रास्ते पर चल पड़ी और थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक गुफा में पहुंची, जहां एक काला कौवा बैठा हुआ था। आओ सोनम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। ये क्या? तुम भी मुझे पहचानती हो? परी भी मुझे जानती है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने जन्म का रहस्य जानना होगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मेरे बाबा ने पाला पोसा है, वही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ पाला है, लेकिन तुम उनकी औलाद नहीं हो। तुम्हें ये सच्चाई जाननी होगी और इसके लिए तुम्हें पहले अपनी माँ और उस राजा की सच्चाई जाननी होगी, जिसे तुमने अभी शीशे में देखा था। मेरी जान का दुश्मन कौन है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है। सुनो, ये उस समय की बात है जब तुम्हारी माँ इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी और वे राजा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मामा थी। एक दिन तुम्हारी माँ घने जंगलों से गुजर रही थी। राजकुमारी यशोदा जल्दी जल्दी महल से बाहर आई, जहां अशोक पहले से खड़ा था। राजकुमारी जी, बताइए क्या बात है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी राज्य संभालने योग्य नहीं है। इसकी सारी जिम्मेदारी अभी मेरे के ऊपर है, इसलिए इतना बड़ा फैसला मैं खुद ले रही हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? क्या बात करती हैं आप? मैं तो एक मामूली सा वफादार हूँ। इस महल में आपसे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो राजकुमारी, तुम जानती हो कि मैं एक गरीब घर से हूँ। मेरे पास धन वन नहीं है, ना कोई बड़ा नाम है। क्या फिर भी आप ये सब जानते हुए मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इस महल के सबसे पुराने वफादार। धन दौलत मेरे मायने नहीं रखती, इसीलिए हम दोनों शादी करेंगे और शादी के बाद भी मैं 2-3 साल तक
राजमहल में ही रहूंगी, क्योंकि अभी मेरा भाई 18 वर्ष का ही है केवल। जब तक मेरा भाई पूरी तरह से 21 साल का नहीं हो जाता और राजपाट संभालने के योग्य नहीं बन जाता, तब तक महल की जिम्मेदारी निभानी होगी। और ये मेरा इस राजमहल की रानी का आदेश है, तुम इसे टाल नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको मतलब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं शादी। फिर दोनों गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं और उसके बाद राजमहल लौट आते हैं और राजकुमारी अपने भाई को सच बता देती है। ये क्या दीदी, तुमने मुझसे बिना पूछे इस गरीब इंसान से शादी क्यों कर ली? मैं अशोक से बहुत प्रेम करती हूँ और हर लड़की अपने लिए सही जीवन साथी चुनती है। अगर मैं सबके सामने ये बात कहती कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता, इसलिए मुझे चोरी छिपे ये शादी करनी पड़ी। ठीक है दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं और आपने सोच समझ कर ये फैसला लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप अपना ध्यान रखना। नहीं भाई, जब तक तुम अच्छे से राजमहल की भागदौड़ नहीं संभाल लेती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ महाराज, मैं आपकी बहन को यहीं लेकर रहूंगा। बस आप मुझे एक दिन का वक्त दीजिए ताकि मैं उन्हें अपने पूरे परिवार से मिलवा सकूं। ठीक है, मुझे अपनी बहन से बहुत प्रेम है। अगर उसने ये रिश्ता चुना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल सूर्योदय होने से पहले मेरी बहन राजमहल में वापस होनी चाहिए। फिर यशोदा अशोक के साथ उसके गांव जाती है और उसकी झोपड़ी में प्रवेश करती है। तभी अनुराधा अशोक की बहन वहां आ जाती है। ये क्या भाई, तुमने मुझे बिना पूछे शादी कर ली? हाँ दीदी, ये मेरी पत्नी है यशोदा। तभी पीछे से लखन भी आ जाता है, जो सालों से घर जमाई बनके ससुराल में रहता था। अरे वाह साले साहब, वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक राजकुमारी से शादी कर ली है, है। अब तो किस्मत खुल गई तुम्हारी। ये दोनों कौन है अशोक? यशोदा, ये मेरी बहन अनुराधा है और ये मेरे जीजाजी लखन है। मेरे माता पिता तो नहीं रहे, तब से यही दोनों मेरे साथ हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हूँ। माँ बाप का साया मेरे सिर से उठ गया था। आप दोनों को देखकर लग रहा है किसी बड़ी का साया सर पे आ गया है, नहीं तो जिम्मेदारी उठा उठा कर हार सी गई थी। देखिए, अब तो आप हमारे परिवार की सदस्य बन गई हैं। अगर आप राजमहल में रहेंगी तो हमें भी आपके साथ ही रहना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, फिर तो मैं भी आज से ही राजमहल में चलूंगी। चलो भाई, चलते हैं। अरे पर दीदी, राजमहल में रहना आसान नहीं है। हम लोग बस कुछ दिनों के लिए वहाँ जा रहे हैं, हमेशा के लिए थोड़ी। देखा अनुराधा, मैंने पहले ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हारा भाई बदल जाएगा। अब हम दोनों उसे बोझ लगने लगे हैं। वो खुद राजमहल में रहना चाहता है और हमको नहीं ले जाना चाहता। भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बदल जाओगे। अरे संतान की तरह पाला है मैंने तुम्हें। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग गलत मत समझो। अब अच्छा ठीक है, अगर आप लोग साथ में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। ठीक है ना यशोदा? ठीक है, चलो चलो। फिर चारों वहाँ से निकलते हैं और राजमहल पहुँचते हैं। राजमहल की भव्यता देखकर अनुराधा हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये राजमहल तो कितना भव्य है। इतना बड़ा तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा था। हाँ अनुराधा, बिल्कुल सही कह रही हो। ये तो सिर्फ हमने सपनों में देखा था और आज हमें यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। अरे सच में हमारी तो किस्मत ही खुल गई। दोनों मुस्कुराते हुए राजमहल में प्रवेश करते हैं। यशोदा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को राजमहल में नहीं लाना चाहिए था। कोई बात नहीं अशोक, ये सब हमारे परिवार वाले हैं। इन्हें हमारे साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और वैसे भी
मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मना नहीं करेगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही सभी राजमहल में साथ रहते हैं। धीरे धीरे अनुराधा और लखन के मन में लालच पनपने लगा। लखन, देखा तुमने, कुछ ही दिनों में ये राजमहल हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब तक यशोदा का भाई राजपाट संभालने लायक नहीं होगा, तब तक सारा राजकाज उसी के पास रहेगा। क्यों ना हम ये सारा राज्य अपने हाथ में ले लें और खुद महाराजा महारानी बन जाएं। अरे अनुराधा, पर हम दोनों राजा रानी कैसे बन सकते हैं? ये कैसे संभव है? अभी यशोदा कुछ दिनों की गर्भवती है। जैसे ही उसका बच्चा पैदा होगा, हम यशोदा और अशोक दोनों को रास्ते से हटा देंगे और फिर इस राज्य के राजा रानी हम ही बन जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बच्चे के पैदा होने के बाद हम आगे की योजना बनाएंगे। ठीक है। 1 साल बीत गया। एक दिन अनुराधा अपनी भाभी के पास गई। देखो यशोदा, तुम्हारी बेटी भी 1 साल की हो गई है और तुम इस राज्य का कारोबार भी संभाल रही हो। तो क्यों ना तुम सच में इस राज्य की महारानी बन जाओ और अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित कर दो। दीदी, ये राज्य मेरे भाई का अधिकार है, मैं उसके हक को कैसे छीन सकती हूँ? मैंने पिताजी से वादा किया था कि जब तक मेरा भाई राजपाट संभालने योग्य नहीं हो जाता, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मुझे ये राजपद नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अनुराधा गुस्से में आग बबूला होकर अपने कक्ष में चली गई और कुछ देर सोचते हुए खुद से बोली, मेरी एक दोस्त है जो जंगलों में जहरीले पौधों की बहुत अच्छी जानकारी रखती है। मैं उससे एक ऐसा पौधा लाऊंगी जिससे हम उन्हें आसानी से और सुरक्षित तरीके से मार सकें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। संतान तो कोई है नहीं, अब बुढ़ापे का भी तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। फिर अनुराधा रात के अंधेरे में महल के पीछे वाले रास्ते से निकली और घने जंगलों से होते हुए ललिता की झोपड़ी में पहुंची। अरे अनुराधा, तुम इतनी रात को मेरी झोपड़ी में क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरा काम पसंद नहीं था, फिर आज यहाँ कैसे आ गई? देखो ललिता, माफ कर देना, किसी के काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे इसका आज एहसास हुआ है। अब मुझे एक ऐसा पौधा दो जिसके थोड़े से रस से ही कोई भी मर जाए। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें पैसा चाहिए ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए धन लेकर आई हूँ। अनुराधा ललिता के सामने एक पोटली रख देती है। अरे, ये तो शाही मुद्रा है। फिर ललिता अपनी झोली से एक जहरीला पौधा निकालकर अनुराधा के हाथ में रख देती है। ये पौधा इतना खतरनाक है कि अगर इसकी एक बूंद भी किसी इंसान या जानवर के गले में चली जाए तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। और खास बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मौत जहर से हुई है या किसी और कारण से। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर अनुराधा वो जहरीला पौधा लेकर अपने कक्ष में लौट गई। रात इसी तरह गुजर गई और सुबह होते ही वो उस जहर को शरबत में मिलाकर यशोदा के कमरे में जाती है। यशोदा, आज मैंने खास शरबत बनाया है, तुम भी पियो ना। ये लो अशोक, तुम भी पी लो। अशोक और यशोदा दोनों शरबत पीते हैं। कुछ ही देर में दोनों वहीं गिर पड़ते हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। चलो, मेरा काम सफल हो गया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने अपने भाई और भाभी को अपने हाथों से मारा है। सत्ता के लिए इतनी अपनों की कुर्बानी देनी तो बनती ही है। अनुराधा तेजी से वहाँ से निकलकर अपने कक्ष में चली जाती है। तभी वीरभद्र वहाँ पहुँचता है और दोनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। हाँ, ये क्या? नहीं 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 नहीं, बहन बहन, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो बहन, उठो। ईश्वर, ये क्या हो गया? ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे हैं? उठो बहन, उठो। उठो बहन, उठो। पीछे से मंत्री दौड़ते हुए आता है। राजकुमार, राजकुमार, शांत हो जाइए राजकुमार।
लगता है कि इन दोनों की मृत्यु किसी बुरी शक्ति के कारण हुई है। हाँ, अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।